अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम क्लास 10 की जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 7 हम एनर्जी जो है ये पढ़ रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम जो है वो मेन टॉपिक पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पोल्यूशन से पहले हम एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर के बीच में डिफरेंस को भी डिस्कस करेंगे। हम पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके साथ जो है वो हम थर्मल पोल्यूशन के जो फैक्टर्स हैं, जो इफेक्ट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे और साथ में हम एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन के बारे में भी जो है वो इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम एनवायरनमेंट को देखते हैं। एनवायरनमेंट से मुराद होता है एनीथिंग, एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट, जो मौजूद होता है इन आवर सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द, उसको हम क्या नाम देते हैं? एनवायरनमेंट का। अब एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो मतलब बायोटिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं, एबायोटिक भी आ जाते हैं। यानी एबायोटिक की बात करें तो एबायोटिक फैक्टर्स हैं जी वाटर, एयर, सॉयल, लाइट, यानी ये वो चीज़ें जिनके बगैर जो हैं तो बेजान, लेकिन इनके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, ज़िंदगी इनके ऊपर ही डिपेंड करती है। और इसके साथ जो है वो बायोटिक होते हैं, यानी कि जो लिविंग है, वो जो भी वहाँ पे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी वहाँ पे हमारी सराउंडिंग में पाए जाते हैं, वो सारे के सारे जो है वो उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर काउंट होते हैं। तो ये थी हमारी एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आपके इर्द गिर्द में लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। अच्छा, उसके बाद जब हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में हम जो है वो रहते हैं एक हवा के समंदर में, ठीक है। हमारे इर्द गिर्द जो है वो एक ओशन है ऑफ एयर, हवा का, जिसमें हम रहते हैं। ये हवा जो है इसका सरफेस से लेके 200 किलोमीटर तक, जमीन की सतह से लेके ऊपर 200 किलोमीटर तक, ये सारा जो है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। इतनी हाइट तक ऊपर जितनी भी हवा मौजूद है, ये पूरा ब्लैंकेट है थिक सा, इसको हम एटमॉस्फेयर में काउंट करते हैं। और इसमें जहां पे लिविंग बॉडीज रहती हैं वो वाला पोर्शन तकरीबन आता है 8 to 10 किलोमीटर, तकरीबन 20 किलोमीटर, 8 से 20 किलोमीटर तक सरफेस से लेके ऊपर जहां तक लिविंग बॉडी जो है वो रहती है। अच्छा, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है इस शील्ड की कि इसने एक गलाफ बनाया हुआ है जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है हमें और हमें लिविंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। वरना ऐसा होता कि दिन के टाइम इतनी गर्मी होती कि हमारे लिए यहाँ पे बर्दाश्त करना नामुमकिन था, और रात के टाइम पे इतनी ठंड होती कि हम फ्रीज हो सकते थे, यानी कि लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल होती। तो ये इसकी वजह से ही है कि जिसने एक शील्ड से बनाई हुई है हर चीज़ को बैलेंस करना, हर चीज़ को जो है वो मेंटेन करना, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे सर्वाइवल जो है वो मुमकिन है। तो ये था एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर के बारे में। तो अब हम जो है वो पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। पोल्यूशन जो है किसी भी किस्म की एबनॉर्मेलिटी किसी भी तरह की, या फिर कह लें इम्बैलेंस होना, कहां पे? वाटर में, एयर में, लैंड या फिर सॉइल कह लें, मेन चीजें जिसके बगैर हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। इनकी कंपोजिशन में फर्क आ जाना जिसकी वजह से जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए खतरनाक हो, तो हम उसको पोल्यूशन का नाम देते हैं। यानी कि ऐसी हर चीज जो कि वाटर की, एयर की, लैंड की कंपोजिशन में फर्क कर दे, इसके टेम्परेचर में फर्क कर दे, तो जो कि हमारे लिए या किसी भी और जिंदा जानदार के लिए जो है वो पॉइजनस हो जाए, उनका रहना वहाँ पे मुश्किल हो जाए, या उनकी हेल्थ को मसला हो, तो उसको हर चीज़ को हम पोल्यूशन के अंदर, आलूदगी के अंदर जो है वो काउंट करते हैं। यानी मेनली हम कह सकते हैं कि अनहाइजेनिक हो जाए, सेहत के लिए अच्छा ना हो। तो इसके बाद हम जो है वो एक बहुत बड़ा मसला जो कि हमें पेश आ रहा है वो है थर्मल पोल्यूशन, उसके बारे में देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में कि जितनी भी फॉर्म्स है एनर्जी की, वो लास्ट में जो ज़्यादा कन्वर्ट होती है वो हीट की सूरत में ही हो रही है।
इसके अलावा जो हमने अपने तरीके पढ़े जिससे हम अपनी एनर्जी की नीड को पूरा कर रहे हैं, उनमें भी जो लास्ट ज़्यादातर हैं वो लास्ट पे हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हमने उन तरीकों में भी पढ़ा था कि ये सारे तरीके हम अडॉप्ट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इससे हमारी इन्वायरमेंट को बहुत इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनवायरमेंट के अंदर ऐड होती जा रही है कि जिसकी वजह से जो है वो थर्मल पोल्यूशन जो है वो क्रिएट हो रही है। अच्छा, थर्मल पोल्यूशन देख लें तो हीट जो है ना वो बहुत इसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स एंड आल्सो द ह्यूमन बींग्स। प्लांट्स के, एनिमल्स के या ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए हीट बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब वो एक लिमिट में, एक हद में, अगर उस हद को पार कर दिया जाए तो फिर ये चीज़ जो कि हमारे लिए नेमत है, तो ये हमारे लिए फिर क्या बन जाती है, वो यानी वबाल बन जाती है, तो ये हार्मफुल हो जाती है एक्सेसिव अगर इसका हो जाए। इसके फैक्टर्स पढ़ लेते हैं हम कि किन किन चीज़ों से जो है वो ये भर रही है। लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस है ना, जो नेचुरल चीज़ें हैं, ये वाटर है, एयर है, ये सारी चीज़ें हैं, ये मसलसल एक्टिव रहती हैं बैलेंस करने में एनवायरनमेंट को, और कर रही हैं बैलेंस। लेकिन जहाँ पे हमारी अपनी बात आ जाती है, हमारी अपनी एक्टिविटीज आ जाती हैं, हमारी सरगर्मियाँ आ जाती हैं, तो हमने इंतहा का जो है वो एनवायरनमेंट को ख़राब कर दिया है। सिर्फ अपने आराम और सुकून के लिए हमने ऐसी चीज़ें बना ली हैं कि जिनकी वजह से हम ये नहीं देख रहे कि उनके साइड इफेक्ट्स कितने हैं, कि जो एनवायरनमेंट को भी कितना ख़राब कर रही है। तो अभी हम उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हम बहुत एक्सेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से हमें मसले क्या क्या पेश आ रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है दैट इज़ द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हम पीछे भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ये होता क्या है। हमने पढ़ा था कि जो डेड रिमेन्स हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नापैद हो चुके हैं, कभी हुआ करते थे अब नहीं है, हजारों साल पहले या लाखों साल पहले जो खत्म हो गए थे, और उनके बकाया जा जो जमीन के अंदर मौजूद होते हैं, फिर वो इतना प्रेशर बर्दाश्त करने के बाद बदल जाते हैं कोयले में, पेट्रोल में, गैस में, इन चीज़ों में, तो इसलिए हम उसको फिर फॉसिल फ्यूल्स का नाम देते हैं। और ऐसे नहीं सिर्फ हमें उस हालत में मिले, हमें बाज़-ओ-क़ात ऐसे भी हड्डियाँ मिलती हैं, ऐसे भी निशान मिलते हैं ज़मीन के अंदर, तो उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। लेकिन वही फॉसिल्स जब बहुत ज़्यादा अरसा मज़ीद ज़मीन के अंदर बर्दाश्त करते हैं, फिर वो फ्यूल में बदल जाते हैं, तो इसलिए हम उसको फॉसिल फ्यूल का नाम देते हैं। अब क्या हो रहा है कि हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ियों में, व्हीकल्स में हमने इसका इस्तेमाल किया है, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पे हम कोल को इस्तेमाल करते हैं फॉर द फ्यूल। इसके अलावा जो है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, हम थर्मल पावर स्टेशंस में इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल करने के बाद जो एंड पे निकल रही हैं, जो इनके अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं, तो फिर वो जब ऑक्सीजन के साथ मिलती हैं तो क्या क्या बना रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर लेड के ऑक्साइड्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, लेड के कंपाउंड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो हार्मफुल चीज़ें हैं जो कि एनवायरनमेंट में मज़ीद ऐड होती जा रही हैं और हमारे लिए ये नुकसान का बायस बन रही हैं। इसके बाद सेकंड है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर, और हम इस पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। हम इसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें भी चीज़ें तो और भी बहुत आ जाती है, जिसको भी हमने आगे पढ़ना है न्यूक्लियर हैजर्ड्स में, तो उसमें हम इसके बारे में मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। तो अभी बात करें तो इसमें भी क्या होता है कि जिन रिएक्टर्स के अंदर ये रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसके जो कूलिंग रिएजेंट हैं, लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट को हवा में जो है वो दाखिल करवा देते हैं, यानी सीक्रेट कर देते हैं, एमिट कर देते हैं। तो इससे भी क्या हो रहा है कि हवा के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके बाद तीसरा वाला देख लें हम, दैट इज इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन। ये बहुत बड़ा एक बन चुका है हमारे लिए। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, ये ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं, उनकी वजह से मेनली कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो सीक्रेट हो रही है
बाय द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, कंबशन की वजह से, इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा क्या होता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की शरह हवा में बढ़ती जा रही है एटमॉस्फेयर में। अब इसकी वजह से क्या हो गया कि इसने ना एक ब्लैंकेट सा बना दिया हमारी अर्थ के इर्द गिर्द, हमारी एटमॉस्फेयर के इर्द गिर्द, जहाँ हम सर्वाइव करें वहाँ तक। अब इस ब्लैंकेट की वजह से ये जो इसने शीट से बना दी है ग्लास की, तो जो सूरज से शुआएं आती हैं ये, तो ये पहले क्या हो जाता था कि वापस रिफ्लेक्ट हो जाता, अब ये अंदर तो आ जाती हैं यहाँ पे, तो लेकिन यहाँ से वापस जो है वो इसको वो नहीं जाने दे रहा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को होल्ड करके अंदर ही रख रहा है, ज्यादा अमाउंट इसकी बाहर नहीं जा रही। जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो तो चली जाती है, जो हवा सूरज से आने वाली छोटी वेवलेंथ है वो चली जाती है, लेकिन जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है इसको नहीं जाने देता बाहर, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। आप नोट करें हर साल आपको पिछले साल से ज्यादा गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस होगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ये सारे के सारे फैक्टर सिर्फ इसकी वजह से हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की सिर्फ शरह के बढ़ने की वजह से ये बाकी गैसेस को भी बाहर नहीं जा रही, स्पेशली गर्मी को, तो हीट को ये कंज्यूम कर लेती है, अंदर रोक लेती है, और जिसकी वजह से हमारे वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, मौसमों की सारी सूरत हाल अब मंथ उसमें जिनमें शिद्दत हुआ करती थी अब वहाँ पे पता भी नहीं होता गर्मी सर्दी का। फिर इसकी वजह से क्या होता है, हमारी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है उस पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, उनको जो एनवायरनमेंट चाहिए क्रॉप को भरने के लिए, ग्रो करने के लिए, वो नहीं मिल पाता, तो उसकी प्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है। ठीक है, तो यानी इन शॉर्ट ये कि इसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, हीट बढ़ने की वजह से हमारे एनवायरनमेंट के बहुत ज़्यादा पैटर्न जो है वो चेंज हो गए हैं। तो ये था अबाउट द पोल्यूशन एंड अबाउट द फैक्टर्स ऑफ द थर्मल पोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको बढ़ाती हैं। सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनके चलाने से हीट बढ़ रही है। दूसरा न्यूक्लियर एनर्जी है, इसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, और इससे फिर जो हीट निकलती है उसको भी इन्वायरमेंट में एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है विदाउट ट्रीटमेंट। ठीक है, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं उसका किया जाता है कि उसमें से हार्मफुल गैसेस को निकाल लिया जाए, किसी तरह से फिल्टर आउट कर दिया जाए, नहीं, उसको ऐसे का ऐसे बाहर फेंक दिया जाता है, क्योंकि इन चीज़ों में खर्चा काफ़ी आता है, एक्सपेंसिव है ये, तो इसलिए हम नहीं सोचते कि इससे दूसरों को फर्क पड़ रहा है, हम उसको, बल्कि दूसरों को नहीं, हमें खुद भी पड़ रहा होता है, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को नहीं सोचते। उसके बाद जो है लास्ट में हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारे कैसे इफेक्ट कर रही है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट की तबाही। इससे हमारा हम इसके बारे में देखेंगे और हम इसको कैसे रोक सकते हैं इसके बारे में भी। डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को डिग्रेड करना, जैसे हमने अभी पढ़ा इस बारे में कि नॉर्मल जो हमारे साइकिल्स हैं सारे जो एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हैं, वाटर का, एयर का और लैंड का, ये सारे हमेशा एक्टिव रहते हैं और ये बैलेंस करते रहते हैं। जहाँ पे इम्बैलेंस होता है थोड़ा सा ये उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, ये एक्टिव है, ये नेचुरल सिस्टम है हमारा। लेकिन फिर उसके बाद जो है जहाँ पे बात आ जाती है दूसरी हमारी अपनी एक्टिविटीज़ की, तो हमने जो है जैसे थर्मल पोल्यूशन की बात हमने अभी की, तो इसने एनवायरनमेंट को बैडली इफेक्ट किया, बहुत बुरा, काफ़ी। तो यानी कि अगर किसी भी चीज़ की हद बढ़ जाए, उसकी लेवल से जो है वो ज़्यादा हो जाए, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। जैसे हमने देखा कि हमारी ज़िंदगी को कितना असर करता है कि हमारे वेदर पैटर्न चेंज हो जाते हैं, हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर जो है वो सिस्टम चेंज हो जाता है। और इसके अलावा आज देखें हमारे पास कितनी खतरनाक किस्म की बीमारियों के नाम है जो पहले पता नहीं थे होते, गले के मसले, स्किन के मसले, आंखों के मसले और कैंसर सबसे ज्यादा, जो इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है इन सारी चीजों का। और वो सारा सिर्फ किसकी वजह से, हमारी अपनी वजह से कि हमने एनवायरनमेंट को इतना गंदा कर दिया है, इसके अंदर ऐसे पॉइजनस किस्म के केमिकल्स और ये पार्टिकल्स हमने ऐड करवा दिए हैं कि जिसकी वजह से ये हमारे लिए खुद ही जो है वो बहुत बड़ा नुकसान बन चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम जो मेन बात करने जा रहे हैं वो ये हम करेंगे कि हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं इसको, कि एनवायरनमेंट को हम मजीद ठीक करने की कोशिश अगर करना चाहें तो हमें कौन से स्टेप लेने चाहिए, और या फिर हम कौन सी चीज़ों को कम से कम करें तो हमारी एनवायरनमेंट बच सकती है। सबसे पहले वाला है हमारे पास स्टेप्स टू मिनिमाइज। किसको मिनिमाइज करना है? डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट को। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास, दैट इज द रिफॉरेस्टेशन। जंगलात को लगाना, पौधों को लगाना। सबसे बड़ा रोल जो थर्मल पोल्यूशन को मेंटेन करने के लिए या कम करने के लिए रोल प्ले कर रहा है वो फॉरेस्ट है, जंगल है। सबसे ज्यादा प्लांट्स क्या करते हैं, देखिए हमने भी मेन रीजन पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या हो रही है, शरह बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है हीट की,
तो प्लांट्स के लिए तो वो नेमत है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं। ये इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फूड, अपना खाना बनाने के लिए। तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और बदले में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं, जो कि हमारे लिए ज़िंदगी है। तो अगर आप जितने ज़्यादा जंगल लगाएंगे या जितने ज़्यादा हम प्लांट्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो हवा है वो साफ़ होगी, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो यूज़ करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा। तो इससे जो है ये हमारी इन्वायरमेंट को बैलेंस रखने में बहुत मदद मिल सकती है। लेकिन बात ये है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इससे हमारी डिमांड बहुत बढ़ रही है। तो इससे डिमांड बढ़ रही है फॉर द हाउसेस, बेटर फैसिलिटीज़, फर्नीचर और इसके अलावा अदर जो है जितने भी वसाइल हैं, इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जंगलात को काट के इनसे लकड़ी लेनी पड़ती है। पेपर प्रोडक्शन के लिए देखें, एक टन पेपर बनाने के लिए हमें तकरीबन 12 दरख्त काटने पड़ते हैं, ठीक है, 10 से 12 दरख्त। तो आप इससे लगाएं अंदाजा कि हम कितनी स्पीड से ये चीज़ें भी इस्तेमाल करें। जाहिर सी बात है, मोर पॉपुलेशन और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मोर फैसिलिटीज़, बेटर फैसिलिटीज़, एजुकेशन, घर, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें बेसिक नीड्स हैं जो सबको चाहिए। और इन सबको पूरा करने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ता है, इसको जंगलात को जो है वो काटना पड़ रहा है। तो लेकिन ये है कि अगर हम इससे बचना चाहते हैं, इस सूरत हाल से, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जंगल लगाएं। अगर हम काट रहे हैं दरख्तों को तो हमें फिर वहाँ पे लगाने भी चाहिए, उतने ही, एक काट के 2 लगाने चाहिए, ताकि हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको हम बचा सकें। इसके बाद दूसरा है, हम पढ़ें स्मोक रिडक्शन। धुएं को कम करना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो गाड़ियां हम इस्तेमाल करें उनकी फिटनेस का हमें पता हो, यानी उनके इंजन के बारे में। और जो स्मोक पैदा करने वाली गाड़ियां हैं, जैसे धुआं निकलता है, उनको बैन कर दिया जाए। वैसे हमारे मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान है, ये तो वैसे ही इस मामले में बहुत हमारी लक है ऐसी कि फॉरेन कंट्रीज में जो रिजेक्टेड गाड़ियां होती हैं वो सारी हमारे मुल्क में भेज देते हैं वो, ठीक है, ताकि उनकी इन्वायरमेंट साफ रहे, वो अपने तो बचा लें, लेकिन हमारी जो है वो उसको कर दिया जाए। क्योंकि कोई ऐसी नहीं है कंपनी यहाँ पे जो अपनी हम लोग ट्रांसपोर्ट बनाए, अपनी गाड़ियाँ बनाए। तो हम लोग इसको ज़्यादातर जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और बाहर की जो इंपोर्ट गाड़ियाँ वो ज़्यादातर वो होती हैं जो यूज़ होती हैं, यानी कि उन्होंने उसको यूज़ किया होता है, उसका इंजन वगैरह, और जब वो यहाँ आती हैं तो वो पोल्यूशन को एक्सट्रेट करती हैं। दूसरी बात ये कि जो रिक्शाज हैं हमारे यहाँ पे, स्पेशली जो बाइक रिक्शा हैं, वो बहुत ज़्यादा स्मोक को इमिट करते हैं। उससे बचने का क्या तरीका है हमारे पास, कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारी अच्छी करे। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेटर कर दिया जाएगा तो उनको कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, उसकी प्रोडक्शन वैसे ही कम होती जाएगी, और इससे भी हम बच सकते हैं। और फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से एक और चीज़ हो जाएगी कि जो हम लोग इंडिविजुअल अपनी उसके ऊपर सफ़र करते हैं व्हीकल्स पे, ट्रांसपोर्ट पे, वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। देखिए, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि आपको इतने ज़्यादा लोगों को इकट्ठा लेके जा रही है, और वहीं पे हम इंडिविजुअल जा रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी, बहुत ज़्यादा फ्यूल की कंजप्शन भी लगेगी। तो ये इससे भी हम क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, हम एक और चीज़ से स्मोक की प्रोडक्शन को रोक सकते हैं कि अगर आप अपना जो वे है वो बदल लें, यानी फ्यूल का, वो जैसे ट्रेन्स वगैरह हैं फ्यूल पे चलती हैं, ये फॉसिल फ्यूल्स पे चलती हैं, तो इसकी जगह इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रेन्स को जो है वो प्रमोट किया जाए। तो इससे भी क्या होगा, पोल्यूशन जो है वो कम होगी। ये फॉरेन जितने भी कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन्होंने अगर अपने मुल्क के अंदर पोल्यूशन को कंट्रोल किया है, स्पेशली थर्मल एंड एयर पोल्यूशन, तो उसको उन्होंने कंट्रोल इन्हीं तरीक़ों से किया है, ठीक है, कि उन्होंने फॉसिल फ्यूल से चलने वाली ट्रेन्स को रोक के इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रेन्स को प्रमोट किया है, ताकि क्योंकि इससे ना पोल्यूशन नहीं बढ़ती, यानी कोई आलूदगी नहीं निकलती, कोई धुआं वगैरह गाड़ी नहीं छोड़ती। इसके बाद है थर्ड वाला, इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रोसेस करना। इंडस्ट्रियल से जो वेस्ट निकलती है, चाहे वो सॉलिड है और चाहे वो एयर है, तो उसको निकालने से पहले उसको ट्रीट कर लें, यानी उसके अंदर से जितनी पॉइजनस चीज़ें हैं उनको पहले आप ख़त्म करने का या ठिकाने लगाने का कोई बंदोबस्त करें, और फिर उसको ओपनली जो है वो एक्सट्रीट आउट करें। अब ये वो था लाहौर वाले इलाके में था, कसूर में स्पेशली जो इंडस्ट्रियल एरिया है,
उसका जो पानी था वो सीधा मतलब उनके ओपनली नदी नालों में जाता है। और वहाँ पे एक सर्वे हुआ था और सर्वे के मुताबिक वहाँ के 75 to 80% लोगों को जो है वो कैंसर की अलामत निकली थी। और रीज़न सिर्फ क्या था कि उसकी वो टैनरी थी ना वहाँ पे लगी हुई इंडस्ट्री, ठीक है, वो जो लेदर की प्रोडक्ट्स को बनाते हैं उसको टैन करते हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे ये हमारे लिए कितना ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पे ये कि इन इंडस्ट्रीज़ को जो है ना वो आबादी से दूर वाले इलाके में लगाना चाहिए जहाँ कि इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लोगों के साथ ना हो, ताकि उनको इसके नुकसान से जो है वो बचाया जा सके। इसके बाद है न्यू एनर्जी सोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बारे में भी हमने देखा था, जैसे हम लोग कन्वेंशनल मेथड यूज़ कर रहे थे, तो कन्वेंशनल मेथड जो हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया उन सब के अंदर हमने देखा कि कहीं ना कहीं हमें वेस्टेज का सामना ज़रूर करना पड़ता है, सिवाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के, पानी से चलने वाली। तो हमें ऐसे जो है वो तरीके ढूंढने चाहिए न्यू से न्यू जहाँ पे हमें पोल्यूशन से बचा जा सके। जैसे हमारे पास विंड है, टाइडल है, टाइडल पावर है, सोलर पावर है, तो इनको इस्तेमाल करके जो है वो हमें नई से नए तरीके एनर्जी हासिल करने के निकालने चाहिए ताकि हम इससे बच सकें। नंबर 5 इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, पॉपुलेशन कंट्रोल, आबादी को कंट्रोल करना। हमारे तकरीबन पिछले तो है 1 या 2 डिकेड में 10-20 सालों में आबादी तकरीबन डबल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए मसला जो है वो क्रिएट हो गया हुआ है ओवर पॉपुलेशन का, कि आप जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करें। और क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि ज़्यादा पॉपुलेशन से वही बात जो हमने पहले की कि ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है हर चीज़ की, और हमारे लिए उसको पूरा करना जो है वो तकरीबन बहुत मुश्किल हो चुका है। अब इसकी वजह से क्या होता है, देखिए अब खाना था, फूड प्रोडक्शन पे देखें हमारी लैंड को कितना असर पड़ा है कि अब हमारा एक दफ़ा का जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो हमारे लिए कम पड़ जाती है। हमें दोबारा से फर्टिलाइजर्स दे के, खादें वगैरह डाल के फसल को फिर जो है वो टाइम से पहले उसे प्रोडक्शन लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी जो ज़मीनें वो ख़राब होती जा रही हैं। क्योंकि एक चीज़ आप उसको जब तक टाइम नहीं देंगे दोबारा सेटल होने का, दोबारा से अपनी फॉर्म में आने का, कुदरती तौर पे दोबारा से अपने मादनियात को इकट्ठा करने का, वो उस तरह की प्रोडक्शन नहीं दे पाती हमें। और फिर जब हम उसे ज़बरदस्ती जो है वो निकलवाना शुरू करते हैं तो वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। तो इससे भी हमें ये जो है बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट पड़ा। ये हमने एक छोटी सी मिसाल देखी है। इसके बाद है आगे स्टॉप बर्निंग, फजूल चीज़ों को जलाएं मत। स्पेशली प्लास्टिक की चीज़ें और दूसरी जिनके अंदर कार्बन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, टायर वगैरह की बर्निंग, तो इनको खास तौर पर डोमेस्टिक लेवल पे इनसे जितना हो सके उतना परहेज़ करें, क्योंकि इससे भी जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन स्पेशली वो एनवायरनमेंट में एंटर होती है और एनवायरनमेंट को गंदा करती है। तो ये हमारे पास है कि क्या मुराद है हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने का और हम उससे कैसे बच सकते हैं। इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इसका लास्ट लेक्चर देखेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।